नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और सबसे लास्ट में आधुनिक भारत का इतिहास। तो जिससे मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं पेपर। सबसे पहला, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में गुजरात के पोरबंदर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भक्काना जी हैं जो इनके पहले अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, ये आप जानते होंगे, नरम दल और गरम दल दो नेता जो थे जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल। इसमें गरम दल और नरम दल एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन उनमें एकता कब हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ आ गए थे। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग की 1960 में पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर में 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल, ये प्रथम होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्यों किया था, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। गांधी जी को ये लगता था कि अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो हमारे फ्रीडम में हमारी हेल्प करेंगे, ये लोगों ने ऐसा लगता था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये बहुत जनरली सभी लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? ये 1916 में अहमदाबाद में की थी। ठीक है, याद रखना। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? चंपारण के बारे में आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रोत्साहित किया? बिहार के नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वहाँ काले और गोरों के बीच में भेद था, उसके लिए इन्होंने सबसे पहला आंदोलन वहीं किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? वो था सबसे पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सबसे पहला कब किया? वो था चंपारण में, बिहार में। चंपारण एक जगह है बिहार में, वहाँ। और कब किया था? 1917 में। 1917 में चंपारण का आंदोलन शुरू किया था गांधी जी के द्वारा। ये ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ही शुरू किया, वो पहले से चल रहा था। और क्यों चल रहा था, इसके पीछे एक कहानी भी हम बताएंगे। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? 3 कटिया पद्धति। अब तो 3 कटिया पद्धति का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/20। हमारे यहाँ बिसुए चलते हैं, बीघा चलते हैं, वैसे बिसुए 20 बिसुए होता है। 20 बिसुए अगर आपके पास खेती है तो आपको 3 बिसुए पर नील की खेती करनी पड़ेगी। ये अंग्रेजों द्वारा एक नियम बना दिया गया था उसको लेकर। और नील की खेती जो करते थे, नील की खेती, उससे क्या होता है कि 3 या 4 बार खेती करने के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, ऐसा होता था। इसलिए ये आंदोलन कर रहे थे। वहाँ के जो किसान थे वो बहुत आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी आंदोलन किया उन्होंने, काफ़ी विरोध किया, लेकिन नहीं। फिर जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने आंदोलन किया तो ये 3 कटिया पद्धति को फिर समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की? ये की थी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, वो अपनी जो सैलरी होती है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि 50% बढ़ाई जाए हमारी सैलरी,
लेकिन जब बात की गई तो वो मानने को तैयार नहीं थे। अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे वो माने नहीं। फिर उन्होंने 35% सैलरी बढ़ाने पर वो मान गए और उसके बाद वो हड़ताल ख़त्म कर दी गई थी। ये उनका दूसरे नंबर का सब था खेड़ा में। फिर उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? ये किया गया था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील हो सकती है, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई अपील नहीं होगी तब तक कोई दलील नहीं होगी, और दलील नहीं होगी तो कोई मतलब जब कोई वकील नहीं होगा तो दलील नहीं होगी। ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील। इसे काला कानून भी कहते थे। काला कानून, किसी को भी उठा के पटक दिया कि ये जेल में डाल दिया और उसकी जमानत भी नहीं होगी, क्योंकि कोई अपील नहीं करेगा, ना कोई वकील ना कोई दलील। इसको नो अपील, नो वकील और नो दलील भी बोलते थे इस कानून को लोग। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू की थी इस काला कानून के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल के दिन क्या होता है आप जानते हो? ये होता है वैसाखी, जो सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। बैसाखी, बैसाखी त्यौहार होता है जो सिख समुदाय बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ये अमृतसर एक जगह है जहाँ अमृतसर गुरुद्वारा है, उसके पास एक जगह थी, वहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग एक बाग था जहाँ पर ये हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने। ये जनरल डायर दो थे, एक उस टाइम एक जनरल डायर था और एक जनरल ओ डायर था। इसका नाम ये रेगिनोल्ड डायर था, इसका नाम था रेगिनोल्ड डायर, और वो था जनरल ओ डायर जो वहाँ का उप सचिव था, और ये सेना संभाल रहा था जो जनरल डायर था। इसने कराया था, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसकी स्टोरी काफ़ी है। इसने भी जनरल डायर ने क्या किया था कि एक दिन पहले 12 मार्च को ये आदेश दे दिया शाम को कि 144 धारा लागू है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये मार्शल लॉ लगा दिया था, 144 लगा दी थी, जॉब भी लगती है ये। तो 144 धारा जब लगी हुई थी तो घर से बाहर कोई भी निकल नहीं सकता, ये था। लेकिन 12 मार्च की शाम को किया, और ये घटना कब हुई? 13 मार्च को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इससे क्या रिलेशन है इसका? अब ये बताइए, 12 मार्च की शाम को अगर आप डिक्लेयर करोगे कि 144 धारा लागू है, कोई अपने घर से बाहर ना निकले। उस समय ना व्हाट्सअप थे, ना फेसबुक थी, तो ये, और ना रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास होते थे, रेडियो भी नहीं, ना टीवी थी, ना न्यूज़पेपर थे। तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता चला कि 144 धारा लागू है, और वो अपना आंदोलन नहीं था, वो सभा थी एक, तो वो जनसभा करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। और इसने ये भी तर्क दिया कि मैंने 144 धारा लागू की हुई है, लोग उसके खिलाफ जाकर और जनसभा कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। ये जनरल डायर का तर्क था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, और कांग्रेस समिति रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मरे थे। लेकिन जब वहाँ रिपोर्ट पेश की गई थी, जो हंटर आयोग बनाया गया था, आप लोग जानते हैं हंटर कमीशन, हंटर आयोग, ये आयोग बनाया गया था उसकी जांच करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें 5 तो ब्रिटिश थे प्लस 3 भारतीय थे। ये 5 थे, इन्होंने बताया कि 1650 इतनी गोलियां चली हैं, ये इन्होंने बताया। अब ये बताइए, 5 थे ब्रिटिश और 3 थे ये 3 अपोजिट चले गए, उनके अपोजिट थे, जबकि 3 उनके सपोर्ट में थे। किसकी सही होगी? इनकी सही मान ली गई, और कोई कुछ नहीं गलत माना गया, सब ठीक माना गया इनके हिसाब से। लेकिन ये रिपोर्ट थी, उसमें 379 लोग मारे गए इनकी रिपोर्ट के अनुसार, और जबकि 1000 लोग कांग्रेस समिति ने, फिर उसके बाद हंटर आयोग के बाद कांग्रेस समिति ने एक अपनी आयोग बनाया, उसमें 1000 लोग मारने का बताया। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे, काफ़ी लोग, क्योंकि 18 से 20,000 लोग वहाँ पर जनसभा में आए हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? हंसराज। इन्होंने सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? शंकर नायर। ये शंकर नायर जी थे, उन्होंने कार्यकारिणी
परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित? लॉर्ड हंटर। ये थे, इन्होंने सभा बनाई थी, लॉर्ड हंटर। इन्होंने कमीशन बनाया था, हंटर आयोग जो जांच करने आया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? अभी बताया था मैंने, 3 भारतीय थे और प्लस 5 ब्रिटिशर्स थे। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए, 8। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? मदन मोहन मालवीय। सॉरी, 1 मिनट। ये रहा, मदन मोहन मालवीय जी। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो आयोग गठित किया था उसमें मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्दी नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। टर्की में एक खलीफा की एक बोल सकते हैं हम पोस्ट, मतलब वो थी कि वहाँ खलीफा हुआ करता था, जो सबसे बड़ा हुआ करता था उसे खलीफा बोला जाता था। वो खलीफा का पद उन्होंने समाप्त कर दिया कि कोई खलीफा नहीं होगा, ये अंग्रेजों ने बोल दिया था, जिसके खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं।